Good evening, students. Welcome to Unacademy Gate. Welcome to classes of steel structures. Steel structures में आप लोगों को रिवीजन कर रहे हैं अपने एसएससी जो आप लोगों के सामने एग्जाम आने वाला है। बहुत से आप लोगों के स्टेट एग्जाम्स भी आप लोग सामने फेस करने वाले हैं, उसके लिए अपन रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान में भी वैकेंसी निकली हुई है, जेईएन की, यूपी में एईएन की निकली हुई है, उन सब के लिए अपन रिवीजन स्टार्ट किया था। और जो रिवीजन है अपन स्टील स्ट्रक्चर्स है उसमें अपन काफी हद तक क्लासेस भी कवर कर चुके हैं। कल का जो अपना टॉपिक था वो था अपने कंप्रेशन मेंबर में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो की नोट्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने जो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उन बच्चों का ये डाउट था कि सर जो टेंशन मेंबर आपने कराया है उसके कोई न्यूमेरिकल आप एक बार बता दें। किसी का था कि भाई कंप्रेशन मेंबर में भी कोई न्यूमेरिकल बता दें। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि पहले अपन एक बार इस पूरे रिवीजन को कंप्लीट करेंगे सारे टॉपिक्स को। उसके बाद मैं क्वेश्चन की क्लास रखूंगा, क्वेश्चन सीरीज की, जिसमें अपन कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन उठते हैं अलग अलग डिफरेंट टॉपिक से, और साथ के साथ सॉल्व कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को डिजाइनिंग के, जैसे कि टेंशन मेंबर हो गया, कंप्रेशन मेंबर हो गया, बोल्टेड कनेक्शंस हो गए, उनके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि वो आप लोगों को यूट्यूब पर मैं करा पाऊँ। ठीक है, वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का जो गेट जो आप लोगों का एग्जाम, अगर आप गेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी ये जो रिवीजन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। कंप्रेशन मेंबर जो अपन ने कल स्टार्ट की थी उसके आगे से आज अपन बात करेंगे डिजाइन ऑफ एक्चुअली लोडेड कंप्रेशन मेंबर की, कि किस तरीके से उसकी डिजाइन रिक्वायरमेंट्स होती हैं कंप्रेशन मेंबर के लिए। तो अपन आज सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। मेन टॉपिक है अपन लोगों का कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर, मैंने आप लोगों को बताया था बहुत टाइप्स के आप लोगों को कंप्रेशन मेंबर्स देखने को मिलते हैं। स्ट्रट आप लोगों को देखने को मिलता है, कॉलम आप लोगों को देखने को मिलता है, टेंशन, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट्स होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे, कल मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए थे। फिर अपन लोगों ने आप लोगों का जो स्लेंडरनेस रेशो किस तरीके से रहता है, वेरी कैसे करता है, ठीक है, उसकी इफेक्टिव लेंथ कैसे वेरी करती है, ये सारी चीजों को अपन मैंने बताया था। ठीक है, अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ डिजाइन रिक्वायरमेंट की, कंप्रेशन मेंबर की डिजाइन रिक्वायरमेंट of compression member for safety, कि मेरा कंप्रेशन मेंबर सेफ रहे उसके लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। तो जैसा मैं जानता हूं कि जो मेरा डिजाइन कंप्रेसिव लोड उस पर आ रहा है, डिजाइन कंप्रेसिव लोड, डिजाइन कंप्रेसिव लोड को जो अपन डिनोट करेंगे उसको अपन लोड को मैं डिनोट कर रहा हूं पी से। इसका जो फॉर्म है वो कंप्रेशन ही है। इसकी जो वैल्यू है मैं कह सकता हूं वो उस मेंबर की जो उसकी कैपेसिटी है लोड लेने की, यानी मैं जो कहूंगा डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है उसकी, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से क्या होनी चाहिए, मैं कह सकता हूं वो मेरी कम होनी चाहिए। ठीक है, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, अब आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है जो मेरा फुलफिल करना चाहिए, मैं कह सकता हूं मेरे सेफ्टी के पर्पस के लिए। डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप लोग किसी भी चूज से शो कर सकते हैं। कई बुक्स में आप लोगों को मिलेगा FCD से, यानी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। कई बार इसको F की जगह P से भी शो कर दिया जाता है। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए वो मैं कह सकता हूं किसका है, मेरे स्लेंडरनेस रेशो का है। स्लेंडरनेस रेशो, स्लेंडरनेस रेशो की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों को पता है वो क्या होता है, मेरा इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट इज KL अपॉन R मिनिमम। इसकी जो वैल्यू है वो मेरी किससे कम होनी चाहिए, लिमिटिंग स्लेंडरनेस रेशो से, जिसकी मैंने आप लोगों को कल क्लास ली थी। लिमिटिंग की जो वैल्यू है आप लोगों को अलग अलग लोड के केसेस में मैंने बताया था, तो आप लोग वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने मेरी कल की क्लास नहीं ली है तो एक बार जरूर उस लेक्चर को विजिट करें, लिमिटिंग स्लेंडरनेस रेशो। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे को यहाँ पे समझ में आया कि ये दोनों क्राइटेरिया मेरे फुलफिल होंगे जब मेरा, मैं कह सकता हूँ कि कंप्रेशन मेंबर क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, सेफ्टी के पर्पज से दोनों जो पॉइंट्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि जो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, यानी फैक्टर्स फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डिजाइन कंप्रेसिव
स्ट्रेंथ। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों की डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि एसएससी में आजकल आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप लोगों के मल्टीपल चॉइसेस से आ रहे हैं। मल्टीपल चॉइसेस से मेरा कहने का मतलब है आपको विद इन 4 ऑप्शंस आपको बताना है कि कौन से 3 ऑप्शन सही है या फिर कौन से 2 ऑप्शन सही है, ठीक है, या फिर कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, एबीसी बीसीडी, ठीक है, इस तरीके से। तो वहां पर आप लोगों को जो मैं कह सकता हूं कि जो थोड़ा सा अपन को नॉलेज होती है वो थोड़ा डीपर चाहिए होती है एज कंपेरिजन टू व्हेन वी हैव टू चूज अ राइट आंसर फ्रॉम अमंग वन, ठीक है। 4 में से अगर एक चुनना है इजी हो जाता है, लेकिन 4 में से 3 सही बताने हैं तो उसके लिए थोड़ा सा अपन को डीप स्टडी करनी पड़ती है। तो फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को जो एफसीडी है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एफ सीडी से मैं शो कर रहा हूं। पहला जो फैक्टर है आप लोगों का जिस पे वो डिपेंड करेगा दैट इज स्लेंडरनेस रेशो। स्लेंडरनेस रेशो जब अपन लोग इसकी डिजाइन करते हैं तो आप लोगों ने देखा भी होगा स्लेंडरनेस रेशो के हिसाब से अपन एफ सी डी की जो वैल्यू होती है कोड से अपन देखते हैं, ठीक है, अपॉन आर मिनिमम, ठीक है। जो इफेक्टिव लेंथ है वो आप लोगों की एंड कंडीशन पर डिपेंड करती है। रेडियस ऑफ गायरेशन भी अपन लोग निकालते हैं, ठीक है। ये पहला फैक्टर है आप लोगों का जिस पर वो डिपेंड करेगा। दूसरा मैं कह सकता हूं वो मेरा डिपेंड करेगा किस चीज पर, मैं कह सकता हूं अल्फा पर, ठीक है। अल्फा क्या है मेरे पास, इम्परफेक्शन फैक्टर, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था, कल की क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस भी किया था अल्फा की वैल्यूज को अलग अलग बकलिंग क्लास के लिए, ठीक है। दैट इज इम्परफेक्शन फैक्टर, ठीक है। और इम्परफेक्शन फैक्टर को मैं किससे शो डिनोट कर रहा हूं, अल्फा से। ये डिपेंड किस पर है, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन बकलिंग क्लास, कि आप लोगों की बकलिंग क्लास कौन सी है, जिसके लिए मैंने आप लोगों को 4 कल कर्व भी बताए थे एबीसीडी, उस पर ये डिपेंड करता है। वहां से ही अपन इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तीसरी जो मेरे पास क्वांटिटी है दैट इज जिस पर ये डिपेंड करेगा फाई। फाई का कल फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। फाई का फॉर्मूला क्या था अपने पास, 0.51 प्लस अल्फा, यानी जो आप लोगों का इम्परफेक्शन फैक्टर है, लैम्डा माइनस 0.2, लैम्डा इज आप लोगों का स्लेंडरनेस रेशियो होता है, प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी है फाई पे ये डिपेंड करता है। फाई को अपन दूसरे टाइप में भी, मतलब दूसरे फॉर्मूले से भी इसको अपन डिनोट कर सकते हैं कि फाई मेरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ आई अपॉन एफ सी सी। आप किसी से भी इसको फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास क्वांटिटी कौन सी है, ठीक है। ये 3 चीजों पे आप लोगों का डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं इसके मेजर पॉइंट्स देखूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर अपन लोग डिस्कस करें यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये कंप्रेसिव डिजाइन ऑफ कंप्रेसिव मेंबर जो है, कंप्रेशन मेंबर की, उसके लिए अपन बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आप लोगों का कवर होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो मेरा टेंशन मेंबर था, टेंशन मेंबर किस पर डिपेंड कर रहा था मेरा, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, ठीक है। टेंशन मेंबर इज डिपेंडेंट ऑन ग्रॉस एरिया, कि उसका ग्रॉस एरिया क्या है वो उस पर डिपेंड कर रहा था एजी पर, ठीक है। जो उसका सेक्शन, जो टेंशन मेंबर का सेक्शन था वो उस पर डिपेंड कर रहा था। मैं बात करूं कंप्रेशन मेंबर की, ठीक है, कंप्रेशन मेंबर इज डिपेंडेंट ऑन इफेक्टिव एरिया, जिसको अपन ए ई से शो कर रहे हैं, ठीक है, और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। और मिनिमम ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन को अपन आर मिनिमम से शो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो मेरा बीम है, ठीक है, बीम अभी अपन लोग लेटरली सपोर्टेड, लेटरली अनसपोर्टेड जो होते हैं बीम, ठीक है, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। बीम सेक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है आप लोगों का, बीम सेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जो उसकी स्ट्रेंथ है वो इन चीजों पर क्या कर रही है, डिपेंड हो रही है। ये क्वेश्चन अपन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अपन लोगों को याद रखना है कि कौन सा मेंबर किस पर डिपेंडेंट है।
तो यहाँ से मेरे पास कंक्लूजन ये आता है, टेंशन मेंबर की अगर मैं बात करूंगा तो टेंशन मेंबर जो डिपेंडेंट है वो है अपने एजी पर, ठीक है। कंप्रेशन मेंबर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कंप्रेशन मेंबर डिपेंडेंट है आप लोगों के इफेक्टिव एरिया और रेडियस पर, और जो बीम डिपेंडेंट है आप लोगों का वो डिपेंडेंट है आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई पर, ठीक है। तो यहां तक इनकी अपने डिपेंडेंसी देखी, सेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरा एक क्राइटेरिया होता है आप लोगों को इनिशियली, अपन जब डिजाइन करते हैं इनिशियली कंप्रेसिव कंप्रेसिव या फिर इसको मैं डिजाइन कंप्रेसिव कह देता हूं, इनिशियली डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज एज्यूम्ड। अपन जब डिजाइन करते हैं तो उसको अज्यूम करके चलते हैं एफसीडी की वैल्यू को, एफसीडी, ठीक है, एज्यूम जो करते हैं अपन उसको, वो किस बेसिस पर करते हैं, इसकी वैल्यू होती है अपनी 90 के लगभग अपन मान के चलते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यदि सिंगल एंगल आप लोग स्ट्रट यूज कर रहे हैं कंपैरिजन मेंबर के लिए, ठीक है। किसके लिए कर रहे हैं अपन, सिंगल एंगल स्ट्रट के लिए, ठीक है। इसकी वैल्यू एफसीडी की आप लोग 135 या फिर मैं कह सकता हूं 120 से लेकर आप लोग 130 तक एज्यूम कर लेते हैं यदि आप लोग आई सेक्शन लेके चल रहे हैं, ठीक है, आई सेक्शन यूज कर रहे हैं एज अ कॉलम। इसी की जब मैं डिजाइन करूंगा तो मैं इसकी वैल्यू को लगभग मैं कह सकता हूं 200 भी अपन लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं जब मैं बात करूं आप लोगों से काफी ज्यादा हैवीली लोडेड कॉलम्स के लिए, हैवीली, ठीक है, लोडेड कॉलम। तो ये डिजाइन क्राइटेरियाज होते हैं जिस पर अपन करते हैं, ठीक है। और मैं कह सकता हूं कि जो आप लोगों का एरिया रिक्वायर्ड जो होगा इसके बाद, ठीक है, अपन जो एरिया रिक्वायर्ड निकालेंगे वो किस तरीके से निकलेगा, एरिया रिक्वायर्ड आप लोगों का बराबर होगा ए ई रिक्वायर्ड से, अगर मैं उसको शो कर देता हूं वो आप लोगों का होता है फैक्टर्ड लोड डिवाइड बाय अज्यूम एफसीडी, ठीक है। जो आप लोगों ने एफसीडी एज्यूम किया है उसके बाद आप लोग क्या कर लगते हैं, एरिया रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं। मैं कह सकता हूं एरिया जो फिर उसके बाद आप लोगों को डिटरमाइन करना है जो अपन लोग निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। सेक्शन जो होता है अपना, सेक्शन विल बी चूज्ड फ्रॉम स्टील टेबल, ठीक है, स्टूल फ्रॉम स्टील टेबल। स्टील टेबल से आप लोगों को सेक्शन चुनना है और वो इस तरीके से चुनना है कि जो आप लोगों का एरिया हो सेक्शन का, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्शन शुड बी ग्रेटर देन एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है। जो आप लोगों को एरिया रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा का सेक्शन का मैं, अगर मैं आई सेक्शन से डिजाइन कर रहा हूं तो मैं आई सेक्शन से डिजाइन करूंगा, अगर मुझे एंगल चुनना है तो मैं स्टील टेबल से एंगल चुनूंगा। तो ये बहुत सारे क्या होते हैं अपने, जहाँ अपन उसको चुनते हैं, ठीक है, कि मैं जो भी जिस भी कंप्रेशन मेंबर को ले रहा हूँ उसके मैं वहां पर मैं उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसको कर लूंगा। उसके बाद मैं उसका इफेक्टिव लेंथ निकालूंगा, ठीक है, कि उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी है। इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए मेरे को एंड कंडीशंस गिवन होंगी, अपन एंड कंडीशन के हिसाब से उसकी इफेक्टिव लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। इफेक्टिव लेंथ जब मेरे पास आ जाएगा, स्लेंडरनेस रेशो की मैं वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। आर मिनिमम भी मुझे स्टील टेबल से मिल जाता है, मैं देख लूंगा कि आर एक्स एक्स आर वाई वाई में से कौन सा मिनिमम है। अगर एंगल सेक्शन है तो आर वी वी आर यू यू को भी अपन कंसीडर करते हैं। उन सारे कंसीडरेशन के बाद अपन लोग कोड से उसकी बकलिंग क्लास को चेक करेंगे, ठीक है, कि बकलिंग क्लास कौन सी होती है। बिल्टअप होगा तो हमेशा उसके लिए बकलिंग क्लास सी होगी, एंगल के लिए सी होगी, आई के लिए अपन डिटरमाइन करते हैं टेबल से कि कौन सी बकलिंग क्लास होगी उसके लिए, ठीक है। बकलिंग क्लास के बाद अपन लोगों को क्या करना है, स्टेप्स मैं आप लोगों को सिर्फ रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। मैं कह सकता हूँ उसके बाद अपन करेंगे देन वी फाइंड इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। उसके बाद अपन लोग इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे, इफेक्टिव लेंथ एज पर एंड कंडीशन,
एंड कंडीशन आप लोगों को मैंने कल कॉलम्स की बहुत सारी लिखाई भी थी, अलग अलग टाइप्स की एंड कंडीशंस के लिए अलग अलग इफेक्टिव लेंथ, यानी जो k होता है वो डिपेंडेंट करता है, मैं कह सकता हूँ, ठीक है, क्या होगी मेरी इफेक्टिव लेंथ k इंटू एल। k जो है वो एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, एंड कंडीशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको एक बार के लिए, ठीक है। और जो एल है होता है आप लोगों का, वो होता है आप लोगों की अनसपोर्टेड लेंथ, अनसपोर्टेड लेंथ। जब आप लोगों के पास के एल निकल जाएगा उसके बाद आप लोग फाइंड आउट करेंगे स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। एस आर जो होगा आप लोग उसको डिटरमाइन करेंगे, एस आर जो होता है वो मेरा हो जाएगा के एल बाई आर मिनिमम, ठीक है। और मैं कह सकता हूं कि आर मिनिमम जो होगा वो होगा मेरा स्मॉलर वैल्यू आउट, स्मॉलर वैल्यू ऑफ, स्मॉलर वैल्यू आउट ऑफ आर एक्स एक्स जो आप स्टील टेबल से ले रहे हैं, आर वाई वाई, ठीक है। और यदि वो एंगल सेक्शन है तो आप लोग उसमें से एंड इफ एंगल देन आर वी वी आर यू यू ऑल्सो कंसीडर, ठीक है। जब आप लोगों के पास स्लेंडरनेस रेशियो आ चुका है आप लोगों के पास, तो आप लोग कोड से जो उसकी मैं कहता हूं कि जो आप लोग उसकी बकलिंग क्लास को चेक करेंगे, ठीक है। बकलिंग क्लास विल बी डिफाइंड, बकलिंग क्लास विल बी डिफाइंड, ठीक है। और आप लोगों की जब बकलिंग क्लास डिफाइन हो जाएगी, आउट ऑफ आप लोगों के पास 4 बकलिंग क्लास होती हैं, ए बी सी एंड डी। फिर आप लोगों को कोड में आप लोगों को टेबल भी दे रखी है 9A 9BC, ठीक है। अगर आप लोगों को अगर वो टेबल्स याद नहीं है तो फॉर्मूलेज भी हैं जिसके बेसिस पर अपन इसको निकालते हैं। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, मैं कह सकता हूँ अपने एफसीडी की वैल्यू को जो मेरा एक्चुअल में आएगा उसको मैं निकालूंगा लोड इनटू एफसीडी करा के, यानी एफसीडी की वैल्यू कोड से फाइंड आउट करूंगा। और जो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसकी, ठीक है, वो मेरी क्या हो जाएगी, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस जो आ रहा है आप लोगों का उसको इफेक्टिव एरिया से आप मल्टीप्लाई करा के डिजाइन कंप्रेसिव निकालेंगे। और ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो मेरी पी से ज्यादा होनी चाहिए, लोड से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होते हैं जिससे अपन कंप्रेशन मेंबर को डिजाइन करते हैं। अब अपन बात करते हैं बकलिंग की। अपन ने बकलिंग देखा कि अपन बकलिंग की काफी देर से बात कर रहे हैं कि बकलिंग है क्या, ठीक है। तो हेडिंग देते हैं अपन बकलिंग, और एक बार बकलिंग को रिवाइज करते हैं कि बकलिंग होती क्या है। आप लोगों को पता है कि जैसे ही मैं कह सकता हूं कि आप लोगों को डिफॉर्मेशंस आते हैं कंप्रेशन मेंबर में, ठीक है, तो उसको अपन बकलिंग का नाम देते हैं। जैसे ये यदि अगर आपके पास कोई कॉलम था, ठीक है, और इस पे लोड आने के बाद अगर ये कॉलम आप लोगों का इस तरीके से बकल कर जाता है तो ये मेरी क्या कहलाएगी, मैं कह सकता हूं ये बकलिंग ऑफ होल कंपोनेंट कहलाएगा, बकलिंग ऑफ होल कंपोनेंट, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बकलिंग ऑफ होल कंपोनेंट, तो मैं मान के चलता हूं कि मुझे इसमें कुछ कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसमें बकलिंग अपन को देखने को मिलेगी। ये मेरा फर्स्ट केस है। दूसरे केस में अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरा यदि ये सेम कॉलम था मेरे पास और इसमें जो मुझे बकलिंग देखने को मिल रही है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है कि सिर्फ इसका जो एक सेक्शन है वो मेरा बकल किया है, ठीक है। जो आप लोगों का फर्स्ट सेक्शन है वही आप लोगों की बकलिंग देखने को मिल रही है उसमें आप लोगों को, और बाकी जो कॉलम है वो स्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ कि ये बकल किया है ताकि समझ में आ जाए अपन लोगों को। तो ये मेरा कहलाएगा लोकल बकलिंग ऑफ कंपोनेंट। क्या कहलाएगा, लोकल बकलिंग ऑफ कॉलम कंपोनेंट, कॉलम कंपोनेंट। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि जो आप लेसिंग्स वगैरह यूज करते हैं उनमें भी आप लोगों को बकलिंग देखने को मिल सकती है और मेरे कॉलम में आप लोगों को बकलिंग देखने को ना मिले, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि आप लोगों का जो लेसिंग्स हैं
वो आपस में बकल कर जाएंगी। जैसे मैं कह दूं कि ये जो था ये इस चेंज होकर इस तरीके से बकलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी इसमें, ठीक है। ये है तो ये इस तरीके से बकल करेगी। ये जो बकलिंग कहलाती है ये कहलाएगी आपको लोकल बकलिंग ऑफ लेसिंग्स, ठीक है। लोकल बकलिंग ऑफ लेसिंग मेंबर, ये अपना थर्ड केस होता है बकलिंग के केस में। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं कि जिसके मेरे को बकलिंग हो रही है। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे इस तरीके से देखना है कि मेरी बकलिंग के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल अवॉइड कर दूं मैं। तो मेरे लिए क्या स्पेसिफिकेशंस मैं रखूं जिसके कारण मुझे ये बकलिंग फिनोमेना मेरे कंप्रेशन मेंबर में देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपन डिजाइन करेंगे क्या जनरल स्पेसिफिकेशन, और किन किन बातों का अपन को ध्यान में रखना है वो चीज अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जनरल स्पेसिफिकेशंस। अगर मैं जनरल स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो आपके पास सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो क्या है कि मेरा जो कह सकते हैं आप लोग रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन नॉर्मल टू प्लेन ऑफ लेसिंग, ठीक है, not less than parallel to the plane of lacing, ठीक है। ये जनरल स्पेसिफिकेशन मैं लेसिंग के केस के लिए आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो उस केस में मेरा क्या होना चाहिए कि जो मेरा परपेंडिकुलर जो है मेरा दैट इज आर वाई वाई जो है उसकी वैल्यू कभी भी आप लोगों की आर जेड जेड जो उसके प्लेन में है उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात करूं आप लोगों से इकोनॉमिक सेक्शन की, किसकी, इकोनॉमिक सेक्शन की। मेरे को सबसे सही सेक्शन जो मेरे को इकोनॉमिक पड़ेगा वो उसका क्राइटेरिया क्या कहता है, ठीक है। फॉर इकोनॉमिक डिजाइन जो आप लोगों का आर वाई वाई है, जो आप लोगों का नॉर्मल टू द प्लेन रेडियस ऑफ गायरेशन है, वो लगभग बराबर होना चाहिए आप लोगों के आर जेड जेड यानी उस विद द पैरेलल प्लेन के। ये मेरे को क्या डिनोट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो आई वाई वाई होगा उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो मेरी लगभग आई जेड जेड के बराबर होनी चाहिए। वही मेरी क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक डिजाइन कहलाएगी, ठीक है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो कैपिटल अगर मैं कहूं आप लोगों से एग्जाम्पल के तौर पर कि यदि मैं दो चैनल सेक्शंस को आपस में बिल्टअप कॉलम की तरह यूज कर रहा हूं, ठीक है, और ये जो चैनल प्लेस्ड हैं ये कैसे हैं, बैक टू बैक, ठीक है। तो इसका जो मैं दोनों चैनल्स का मैं कह दूं कि आप लोगों से जो अब जो दोनों का बिल्टअप का जो एक्सिस है दैट इज आई वाई वाई और ये आप लोगों का आई जेड जेड, ठीक है। और सिंगल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्मॉल मैं जेड से इसको शो कर रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल जेड जेड से शो होगा ये, और सिंगल जो है उसका जो वो स्मॉल वाई वाई से शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों का जो बात करूं मैं आई जेड जेड अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो उसको अपन किस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। देयरफॉर आई वाई वाई को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आएगा 2 ऑफ आई स्मॉल वाई वाई वाला है ये, ठीक है, और ये कैपिटल है, इसको अपन कैपिटल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, यानी ये बिल्टअप के लिए हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बता देता हूँ जो ये वाई वाई कैपिटल है ये आप लोगों का बिल्टअप के लिए है, ठीक है, और जो स्मॉल वाई वाई अगर मैं शो कर रहा हूं तो वो आप लोगों के लिए किसके लिए है, इंडिविजुअल मेंबर के लिए, इंडिविजुअल मेंबर, ठीक है। तो 2 ऑफ आई वाई वाई यानी स्मॉल आ जाएगा, उसका जो मैं कह सकता हूं कि अब मुझे उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरा फॉर्मूला आता है ए इंटू एस बाई टू प्लस एक इंडिविजुअल का सी वाई वाई यानी सेंट्रोइडल एक्सिस का डिस्टेंस का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 ऑफ आई स्मॉल जेड जेड के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। बात करें एस की तो एस क्या है मेरा,
दोनों चैनल सेक्शन के बीच की स्पेसिंग को मैं s कह रहा हूँ, ठीक है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या s/2 यूज किया है, और CYY जो होगा वो मेरा, मैं कह सकता हूँ, सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगा किसी एक चैनल का। इस तरीके से अपन लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक डिजाइन के लिए क्राइटेरिया को यूज में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें कि इसमें और क्या है डिजाइन स्टेप्स जनरल स्पेसिफिकेशंस में। लेसिंग के लिए ही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो रहेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेसिंग, ठीक है, वो रहता है आप लोगों का 40 डिग्री से, मैं कह सकता हूँ ग्रेटर इक्वल रहेगा, और लेस देन होना चाहिए वो मेरा, मैं कह दूं 70 डिग्री, ठीक है। ऑप्टिमम की अगर बात करें अपन, ऑप्टिमम एंगल फॉर लेसिंग, ठीक है, वो कितना हो जाएगा मेरा, थीटा जो हो जाएगा वो मेरा 45 डिग्रीज हो जाएगा। और कई बार इसके अगर वैल्यू आप लोगों को मिलती है, मैं कह सकता हूँ 45 से आप लोग 50 डिग्री तक अगर आप रखते हैं तो वो मेरा ऑप्टिमम कहलाता है। अब बात करें कि ये 40 से लेकर 70 तक ही क्यों वेरी कर रहा है, उसके लिए देखें, इफ आप लोगों का थीटा, मैं कह दूं आप लोगों का, इफ थीटा इज लेस देन 40 डिग्री अगर ऐसा हो तो आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा कि जो लेसिंग मेंबर है उसके चांस हैं कि वो वहां पर क्या करे, आप लोगों के जो कॉलम लोड है उसको भी वही लेसिंग मेंबर पर ट्रांसफर्स हो जाए, ठीक है। यानी उसको कॉलम पर आने वाले लोड को भी रजिस्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इन दिस केस लेसिंग मेंबर may have chance या probability to carry some load from column, ठीक है। और ये जो कॉलम का जो लोड आ रहा है वो क्या होगा, एक से दूसरे में आप लोगों का ट्रांसफर होता रहता है, जैसे आप लोगों ने ट्रस सिस्टम में देखा हुआ है। और यदि अगर मैं कह दूं आप लोगों से कि मेरा जो थीटा है वो ग्रेटर देन 70 डिग्री हो जाता है, तो इस केस में मेरे को क्या देखने को मिलेगा, तो इस केस में आप लोगों का होगा कि जो आप लोगों का जो टाइम फोर्स जो है, ठीक है, वो लेसिंग का डिक्रीज हो जाता है। भाई मैं लेसिंग यूज क्यों कर रहा हूँ, दो बिल्टअप को जोड़ने के लिए, मेरा लेसिंग का मेन पर्पस ही वो है, ठीक है। तो दो बिल्टों का जो टाइम फोर्स है, यानी जो उसका फोर्स जो उन दोनों को जोड़े रखा हुआ है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इन दिस केस इन दिस केस टाइम फोर्स, ठीक है, या फिर मैं इसको कह देता हूं टाइम फोर्स की जगह आप बोल दें कि जॉइंट कैपेसिटी जो है, उन दोनों की जॉइंट कैपेसिटी ऑफ बिल्टअप, ठीक है, जो आप लोगों ने बनाया है, इज डिक्रीज्ड। तो मेरा जो लेसिंग का जो पर्पस है वो वहां पर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वो मेरा सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। बात करें तीसरे पॉइंट की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो की, किसकी, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो लेसिंग के लिए, ठीक है, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो फॉर लेसिंग, ठीक है, मैं कह दूं इसकी वैल्यू जो होती है KL/R मिनिमम, ये मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ लेसिंग के लिए, ना कि कॉलम के लिए। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन, मैं कह सकता हूं इक्वल टू 145 होनी चाहिए। ये लेसिंग के लिए क्राइटेरिया है, ठीक है। ये कंडीशन आप लोगों को रिक्वायर्ड है ताकि उसमें बकलिंग ना हो, ठीक है। इट इज important to resist buckling in lacing बार और सेक्शन, ठीक है। आप लोगों को वहां पर इंडिविजुअल मेंबर्स जो है
जो लेसिंग के हैं उसमें आप लोगों को क्या ना मिले, मैं कह सकता हूँ बकलिंग ना मिले, उसके लिए आप लोगों को इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो को क्राइटेरिया को फुलफिल करना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोगों से कि जो अबव कंडीशन जो अपन ने अभी बात करी है उसके हिसाब से मैं इफेक्टिव लेंथ कैसे लूंगा, किसके लिए लेनी है, ये मुझे लेसिंग के लिए लेनी है। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग। ठीक है, पहले अपन बात कर रहे हैं फॉर सिंगल लेसिंग सिस्टम, फॉर सिंगल लेसिंग सिस्टम। पहले बात कर लें सिंगल लेसिंग सिस्टम क्या होता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था, अगर लेसिंग सिंगल सिंगल वेरी कर रही है तो वो आप लोगों का सिंगल लेसिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, सिंगल लेसिंग सिस्टम है और उसमें जो बोल्टिंग हुई है विद वन बोल्ट और वन रिवेट, एक रिवेट के साथ है, तो वहां पर जो मेरा के एल रहेगा, मैं कह सकता हूं के उस केस में हो जाएगा 1L। ठीक है, के की वैल्यू 1 हो जाएगी वहां। दूसरा अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सिंगल लेसिंग सिस्टम ही है, फॉर सिंगल लेसिंग सिस्टम, लेकिन यहाँ पे जो बोल्ट है वो मैं कह दूं कि आप लोगों के बढ़ चुके हैं। ठीक है, फॉर सिंगल लेसिंग सिस्टम जो है आप लोग ले लें कि वेल्डिंग से अपन इसमें ले लेते हैं एग्जांपल कि वेल्डिंग आ चुकी है आप लोगों की, तो वेल्डिंग के केस में आप लोगों को ये यूज करना है 0.7L। और अगर मैं बात करूं डबल लेसिंग सिस्टम की, डबल लेसिंग सिस्टम, ठीक है, डबल लेसिंग सिस्टम में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो मेरी लेसिंग सिस्टम होगा वो डबल होगी, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अगर डबल लेसिंग सिस्टम है तो उसमें भी आप लोगों को 0.7L जो है किसकी वैल्यू लेकर चलनी है, इफेक्टिव लेंथ की आप लोगों को वैल्यू लेकर चलनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर आप लोगों को जब क्वेश्चंस करेंगे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इफेक्टिव लेंथ अपन लोग किस तरीके से लेसिंग की डिनो मतलब अपन ज्यूम करके चलते हैं या फिर फाइंड आउट किस तरीके से इसको किया जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आप लोगों के एक और पॉइंट यहाँ पर मेंशन करूं कि यदि ये अभी तक लेसिंग जो है मैं कंसीडर कर रहा हूं फॉर फ्लैट लेसिंग, फॉर फ्लैट लेसिंग। ठीक है, फ्लैट लेसिंग के लिए जो एरिया होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, B इंटू टी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान सकता हूँ कि ये मेरे पास कोई फ्लैट है, इसकी जो विड्थ है वो B है और इसकी जो थिकनेस है जो आप वो मेरी T के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि मुझे I निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या होता है वो मेरा बी डी यानी थिकनेस यहाँ पर आ जाएगा BT³/12। तो यहाँ से जो मेरा मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, I/A। ठीक है, I कितना है मेरे पास, BT³/12। ठीक है, एरिया कितना है मेरे पास, B इंटू टी। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, T से T कैंसिल आउट, B से B कैंसिल आउट, T²/12 का अंडर रूट, तो मैं लिख सकता हूँ T/√12। तो जो R मिनिमम होता है फ्लैट्स के लिए उसकी वैल्यू को आप लोगों को याद रखना है, इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं, R मिनिमम फ्लैट्स के लिए जो होता है उसकी वैल्यू अपन लोग डायरेक्टली पुट करते हैं T/√12, जो आप लोगों को मैंने अभी निकाल कर बता दी। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूं कि अगर ये मेरा इसका मैं अगर क्राइटेरिया लगाना चाहूँ स्लेंडरनेस रेशियो का, तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा मेरे पास, KL/R मिनिमम। ठीक है, KL/R मिनिमम, देयरफॉर ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 145 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि R मिनिमम की वैल्यू मेरे पास क्या है, T, और अंडर रूट 12 जो होगा वो मेरा कहाँ चला जाएगा, अबव में, इसकी जो वैल्यू होगी वो किससे कम होगी, 145 से। ठीक है, ये है फ्लैट लेसिंग बार के लिए अपन ने जो बात की। नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए लेसिंग बार की, मिनिमम विड्थ
ऑफ लेसिंग बार। तो लेसिंग बार का जो मिनिमम विड्थ है, जिसको अगर मैं बी से शो करूं, वो होनी चाहिए आपको 3 इंटू डायमीटर ऑफ बोल्ट। ठीक है, ये क्राइटेरिया अपन लोग लेसिंग के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे जो डायमीटर लेना है वो शैंक डायमीटर ऑफ बोल्ट लेना है, जिसके बेसिस पर अपन लोग विड्थ निकालेंगे। एक अपन टेबल, इसमें टेबलर फॉर्म में इसको देख सकते हैं। यदि मैं कह दूं आप लोगों के पास कि जो है डायमीटर बोल्ट का, डायमीटर ऑफ बोल्ट जो है, ठीक है, वो है मेरा कितना, अगर M16 बोल्ट है तो 16 mm होगा, अगर मैं कह दूं M18 है तो 18 होगा, M20 है तो 20 mm का बोल्ट होगा, और अगर वो M22 है तो 20 का बोल्ट होगा। ठीक है, इसके लिए जो विड्थ आएगी लेसिंग की, B, दैट इज विड्थ ऑफ लेसिंग बार 16, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 48, तो आप लोग उसको लेके चलेंगे 50। ठीक है, इसी तरीके को 18 को अगर मैं 3 से करता हूँ तो उसके लिए आप लोग लेके चलेंगे 55, 20 के लिए अपन लोग 60 लेंगे, और 22 के लिए अपन 65 लेंगे। इस तरीके से अपन को क्या करना होता है, मिनिमम विड्थ जो होती है उसकी निकालनी होती है लेसिंग बार की। नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो क्या, थिकनेस का, यानी मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग बार। मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग बार कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको अपन डिनोट करेंगे टी मिनिमम से, और टी मिनिमम मैं कह दूं कि आप लोगों का छोटा नहीं होना चाहिए, यानी टी मिनिमम शुड बी लेस देन L/40। ठीक है, और L जो ये किसके लिए है, ये सिंगल लेसिंग सिस्टम के लिए, फॉर सिंगल लेसिंग सिस्टम। ठीक है, और यही क्राइटेरिया आप लोगों का, ये आप लोगों का हो जाएगा L/60 फॉर डबल लेसिंग सिस्टम। ठीक है, फॉर डबल लेसिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर जो L है वो लेंथ ऑफ लेसिंग बार है, और लेंथ ऑफ लेसिंग बार डिवाइड बाई 40 सिंगल लेसिंग सिस्टम के लिए, और डबल लेसिंग सिस्टम के लिए L/60। सिंगल लेसिंग सिस्टम, डबल लेसिंग सिस्टम मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है आप लोगों का, कह सकते हैं अपन लेसिंग के लिए, L अपॉन, ठीक है, R मिनिमम। ठीक है, या फिर इसको अपन कहते हैं L/R मिनिमम, या फिर इफेक्टिव लेंथ KL/R मिनिमम की अगर मैं बात करूं, जो स्लेंडरनेस की अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ये जो रेशो होता है L/R मिनिमम का, ठीक है, ये आप लोगों का 50, ठीक है, से कम नहीं होना चाहिए, या 0.7 इंटू इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो, ठीक है, ऑफ होल बिल्टअप कॉलम, होल बिल्टअप कॉलम से आप लोगों का दोनों में से, इन दोनों में से जो मैंने आप लोगों को 50 और ये बताया है, ठीक है, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। ठीक है, तो यानी अगर मैं 50, अगर मैं 0.7 इंटू इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो करता हूं, अगर उसकी वैल्यू मेरी 50 से कम आती है तो मैं क्राइटेरिया में इसको यूज करूंगा, और अगर वो मेरा, मैं कह दूं कि आप लोगों का जो अगर वो लेस देन 50 आता है तो आप उस क्राइटेरिया को यूज कर कर इसके यूज में लेते हैं। ठीक है, आर जो मिनिमम है वो क्या है, मिनिमम आप लोगों का रेडियस ऑफ गायरेशन है इंडिविजुअल कॉलम कंपोनेंट का। यहाँ पर जो आर मिनिमम है वो क्या है, इंडिविजुअल मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉलम। ठीक है, इंडिविजुअल कॉलम,
ये जो कंडीशन अभी मैंने आप लोगों को बताई है, ये रिक्वायर्ड होती है आप लोगों की बकलिंग को हटाने के लिए इंडिविजुअल कॉलम्स से। लेसिंग के बीच में जो दो इंडिविजुअल कॉलम्स आप लोग जिनको बिल्टअप के तौर पर यूज कर रहे हैं, उनके लिए ये मैं कहता हूं कि उसमें ये क्राइटेरियाज को अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरियाज आप लोगों को मैंने जैसे बताई कि जो अपन को लेसिंग में कंसीडर करने हैं। इसी तरीके से आप लोगों के बहुत सारे क्राइटेरियाज अपन के लेसिंग में होते हैं, जिसकी अपन बात करेंगे। ट्रांसफर शेयर जैसे आप लोगों को देखने को मिलता है, ट्रांसफर शेयर्स की बात करेंगे अपन लोग। ठीक है, डिजाइन कैसे तरीके से डिजाइन होगा। बैटन्स के केस में क्या डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, बैटन्स पर कितना लोड आता है, इसका कितना लोड आएगा, ट्रांसफर्स कितना उस पर होता है, उसकी अपन बात भी करेंगे। और उसके बाद अपन लोग इसी में कंप्रेशन मेंबर में एक और टॉपिक आप लोगों का टॉपिक इंक्लूड होता है, दैट इज मैं उसको कह सकता हूँ कॉलम बेसिस। क्योंकि जो कॉलम बेसिस है वो कहीं ना कहीं कंप्रेशन मेंबर से ही रिलेटेड टॉपिक है। क्योंकि जो कॉलम बेस होते हैं, जिसमें दो टाइप के अपन को बेसिस देखने को मिलते हैं। पहला तो आपके पास होता है स्लैब बेस और दूसरा होता है गस्टेड बेस। ये दोनों के दोनों टॉपिक में अपन लोगों को कंप्रेशन के तरीके से ही इसको डिजाइन करना होता है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि इन दोनों टॉपिकों का रिलेशन है। तो इन दोनों टॉपिकों को, यानी लेसिंग के कुछ जो आप लोगों के अभी तक क्राइटेरियाज बच गए हैं, बैटन्स के कुछ क्राइटेरियाज बच गए हैं, और ये दो टॉपिक जो है वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों को लेसिंग का जो आज मैंने आज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग इन क्राइटेरियाज को याद रखें, इनसे डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोगों को, इनको जो क्वेश्चन होते हैं कभी भी आप लोगों के गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, इनको अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं। बहुत से बच्चे मेरे से इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि अभी जैसे मैं आप लोगों का स्टील पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग स्टील मेरे साथ साथ ही पढ़ें, ताकि आप लोगों के डाउट टाइम पे क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अभी वो सर्वेइंग की क्लास देख रहे हैं मेरी, तो वो सर्वेइंग से डाउट पूछेंगे, फिर मैं स्टील पढ़ा दूंगा, स्टील के बाद मैं आरसीसी पढ़ाऊंगा तो वो मेरे से स्टील के डाउट पूछेंगे, जब मैं आरसीसी पढ़ाऊंगा तो उससे कोऑर्डिनेशन जो होता है वो प्रॉपर नहीं बैठ पाता है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ें, क्योंकि 1 घंटे या फिर ज्यादा से ज्यादा अपन लोग 2 घंटे की क्लास मैक्सिमम अपनी होती है, तो 2 घंटे आप अपने रिवीजन को अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को और भी कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से उसमें पूछें। मेरा जो टेलीग्राम पेज है दैट इज सिविल बाई नितेश। ठीक है, अगर आप लोग गेट और ईएससी का सब्सक्रिप्शन आप लोग लेना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ सकते हैं। वहां पर अगर आप लोग मेरा जो कूपन कोड है वो लगाते हैं नितेश10, दैट इज NITESH10, तो आप लोगों को 10% वहां पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। चलिए कल की क्लास में अपन लोग मिलते हैं। थैंक यू।